नमस्कार विद्यार्थियों, मैं चंद्रमोहन वर्मा आपका जीव विज्ञान विषय अध्यापक और आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के अध्याय 9 के भाग 8 के बारे में। और इस भाग में बच्चों हम एनसीईआरटी में दिए हुए अभ्यास प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने और आपसे पूछ रहा है कि वृहत अणु क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है बच्चों, वृहत अणुओं के बारे में बताना है और साथ ही जो है क्या देना है, अपन को कुछ उदाहरण भी देने हैं इनके। ठीक है, तो अपन ने क्या किया था बच्चों, जैव ऊतकों को लेकर के ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ में क्या कर लिया था बच्चों, पीस लिया था और उसे पीसने के बाद में अपने पास क्या प्राप्त हो गया था बच्चों, एक गाढ़ा पेस्ट जो है वो बनकर के तैयार हुआ था। और उस गाढ़े पेस्ट को जो है बच्चों अपन ने क्या कर लिया था, छान लिया था एक महीन कपड़े की सहायता से। और छानने के बाद में बच्चों अपने पास दो अंश जो है वहां पर प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक होता है अपने पास अम्ल विलेय अंश। ठीक है, एक तो क्या प्राप्त होता था बच्चों वहां पर, एक अम्ल विलेय अंश प्राप्त होता था। ठीक है, और दूसरा अपने पास क्या होता था, अम्ल अविलेय अंश प्राप्त होता था। ठीक है, दो प्रकार के अंश जो है अपने पास प्राप्त हुए थे। अम्ल विलेय अंश जो होता है बच्चों उसको निस्यंद नाम दिया था अपन ने। क्या नाम दिया था बच्चों, निस्यंद नाम दिया था। ठीक है, और दूसरा अम्ल अविलेय अंश जो होता है उसे अपन ने क्या कहा था, धारित कहा था। क्या कहा था बच्चों, उसे हम धारित कहते हैं। ठीक है, तो दो अंश अपने पास प्राप्त हुए थे। जो अम्ल विलेय अंश होता है बच्चों, वहां पर छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मजैव अणु कहते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल हो गए बच्चों, या फिर मोनोसेकेराइड इकाइयां हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गए। ये सारे जो है किसमें पाए जाते हैं, अम्ल विलेय अंश में या फिर निस्यंद में पाए गए थे। दूसरा जो अंश था बच्चों उसको क्या कहा अपन ने, अम्ल अविलेय अंश कहा। ठीक है, और नाम से पता चल रहा है इनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। और इनमें ऐसे पदार्थ पाए गए बच्चों जिनका अणुभार जो है 1000 डाल्टन से भी क्या होता है, अधिक होता है। साथ ही ये क्या होते हैं बच्चों, कम विलेयता रखते हैं। ठीक है, और ऐसे अणुओं को क्या कहा अपन ने, ऐसे अणुओं को कहा बच्चों अपन ने वृहत जैव अणु। क्या कहा बच्चों, ऐसे अणुओं को वृहत जैव अणु कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं, साथ ही जिनका अणुभार क्या होता है, 1000 डाल्टन से अधिक होता है, तथा जिनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है, ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं बच्चों, वृहत जैव अणु कहते हैं। और उदाहरण के लिए कई सारे पदार्थ जो है हम पढ़ चुके हैं वृहत जैव अणु, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं बच्चों क्या होते हैं, सारे के सारे वृहत जैव अणु ही होते हैं। ठीक है, तो आइए आंसर देखते हैं बच्चों। देखिए, रासायनिक दृष्टि से इनका अणुभार अधिक होता है। और कितना अधिक होता है, 1000 डाल्टन से भी इनका अणुभार जो है क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। इनकी विलेयता कम होती है, क्यों, क्योंकि अम्ल अविलेय अंश में ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण लघु जैव अणुओं के बहुलीकरण से होता है। मतलब बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु या लघु जैव अणु मिलकर के ही क्या बनाते हैं बच्चों, वृहत जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कई सारे लघु जैव अणु जैसे कि अमीनो अम्ल जो है आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं, जो कि क्या होता है, वृहत जैव अणु होता है। ठीक है, साथ ही जो है बच्चों ये अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं और इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, वृहत जैव अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन हो गया अपना, न्यूक्लिक अम्ल जैसे कि डीएनए और आरएनए हो गए, पॉलीसेकेराइड जैसे कि सेल्यूलोज हो गया। ये सारे किसके उदाहरण होते हैं बच्चों, वृहत जैव अणुओं के ही उदाहरण होते हैं। और ये कौन से अंश में पाए जाते हैं, अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं, जिसे अपन ने धारित नाम दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, अपने वृहत जैव अणु बता दिए और साथ ही इनके उदाहरण भी अपन ने देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न की। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले तो प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों, ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अमीनो अम्ल के बहुलक जो है क्या कहलाते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, किसके बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, और ये प्रोटीन जो है बच्चों 4 प्रकार की संरचना जो है दर्शाते हैं। एक प्राथमिक संरचना हो गई, दूसरी को द्वितीयक संरचना बोलते हैं, तीसरी को तृतीयक संरचना बोल देंगे और चौथी वाली को क्या बोल देंगे बच्चों, चतुर्थ संरचना यहां पर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है तृतीयक संरचना के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना में क्या होता है बच्चों, अमीनो अम्ल एक सीधी श्रृंखला में होते हैं और किसका निर्माण करते हैं बच्चों, यहां पर निर्माण करते हैं अपने प्राथमिक संरचना की, जो प्रोटीन की जो है प्राथमिक संरचना का यहां पर निर्माण कर देते हैं। द्वितीयक संरचना में क्या होता है बच्चों, यहां पर जो है
थोड़े मुड़ करके अपनी जो है संरचना चेंज करते हैं और यहां पर जो द्वितीयक संरचना होती है बच्चों, दो प्रकार की संरचनाएं वहां पर देखी जाती है, एक अल्फा हेलिक्स संरचना और दूसरी बीटा प्लेटेड शीट संरचना। ठीक है, ये कौन सी संरचना हो गई? ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना हो गई। अब तृतीयक संरचना में क्या होता है बच्चों? तृतीयक संरचना में ये बीटा हेलिक्स और जो ये क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स हो गया और बीटा प्लेटेड शीट जो बच्चों संरचनाएं होती है, आपस में मुड़कर के एक गोले जैसी संरचना आपस में बना लेती है और इस संरचना को क्या कहा जाता है बच्चों? तृतीयक संरचना कहा जाता है। जैसे एंजाइमों की बात करूं बच्चों, वो अधिकतर तृतीयक संरचना ही दर्शाते हैं। ठीक है, और चतुर्थ संरचना में क्या होता है बच्चों? ये गोले जो बने थे तृतीयक संरचना के, ये एक से अधिक गोले मिलकर के क्या बना देते हैं बच्चों? चतुर्थ संरचना बना देते हैं। ठीक है, तो तृतीयक संरचना में आपसे पूछा जाए तो इसमें प्रोटीन की जो है थोड़ी थोड़ी गोलाकार क्या होती है बच्चों? संरचना होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं बच्चों प्रोटीन की तृतीयक संरचना के बारे में। ठीक है, देखिए प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां ही मिलती है। दक्षिणावर्ती का क्या मतलब बच्चों? क्लॉकवाइज, जो दाएं हाथ की दिशा में घूमी हुई होती है। ठीक है, अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में क्या होती है? मुड़ी होती है। इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं और द्वितीयक संरचना में हमें पता है बच्चों दो प्रकार की संरचनाएं मिलती है, अल्फा हेलिक्स संरचना और साथ ही बीटा प्लेटेड शीट संरचना। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी लड़ी अपने ऊपर ही एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है। ठीक है, मतलब मुड़ करके क्या बना लेती है? एक खोखले गोले की जैसी संरचना यहां पर बना लेती है, जिसे प्रोटीन की क्या कहते हैं बच्चों? तृतीयक संरचना कहते हैं। यह प्रोटीन के त्रिआयामी या फिर 3D स्ट्रक्चर को बताती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ कौन सी संरचना है प्रोटीन की जो प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना को दर्शाती है? तो वो तृतीयक संरचना ही होती है। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब आपसे यह भी पूछा जा सकता है बच्चों कि बताइए प्रोटीन की वह कौन सी संरचना है जो जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक होती है? तो आप बताओगे वो प्रोटीन की तृतीयक संरचना ही होती है। ठीक है, तो अपन ने किसकी बात की बच्चों? प्रोटीन की तृतीयक संरचना की बात की। अगर इसकी संरचना देखें तो देखिए कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पर जो द्वितीयक संरचना है ये कौन सी है? अल्फा हेलिक्स है। ये कौन सी बच्चों? अल्फा हेलिक्स संरचना है। ठीक है, और ये बीटा प्लेटेड शीट संरचना होती है। ठीक है, कौन सी है? बीटा प्लेटेड शीट जो है बच्चों ये संरचना है। ये दोनों द्वितीयक संरचनाएं देखो आपस में इस प्रकार से मुड़ी होती है। ये क्या बना लेती है? गोलाकार संरचना यहां पर बना लेती है, 3D स्ट्रक्चर यहां पर बना लेती है और इसी 3D स्ट्रक्चर को या गोलाकार खोखले गोले की नुमा जो है बच्चों संरचना यहां पर बनी है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रोटीन की तृतीयक संरचना यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया अपन ने। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। देखो क्या पूछ रहा है ये, 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का पता लगाइए जो कम अणुभार वाले होते हैं, वह इनकी संरचना बनाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यहां पर पूछ रहा है कि 10 अपन को क्या बनाने हैं बच्चों? 10 सूक्ष्म जैव अणुओं के नाम बताने हैं और साथ ही उनकी संरचना भी बनानी है। ठीक है, देखो आगे क्या पूछ रहा है, ऐसे उद्योगों का पता लगाइए जो इन सूक्ष्म जैव अणुओं का या इन यौगिकों का निर्माण विलगन द्वारा करते हैं। मतलब ऐसे अणुओं को बनाता कौन है, उन निर्माणकर्ताओं के नाम बताने हैं अपन को। साथ ही इनको खरीदने वाले कौन है मालूम कीजिए। ठीक है, और साथ ही इनके खरीदार कौन होते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव अणुओं का, वो भी अपन को बताना है। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म जैव अणु देखो बच्चों क्या होते हैं, जो कि अम्ल विलेय अंश में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सूक्ष्म जैव अणु ही आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? ये आपस में मिलकर के वृहत जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वृहत जैव अणुओं की जितनी भी इकाइयां हैं बच्चों वो किसमें गिनी जाएंगी? वो गिनी जाएंगी बच्चों सूक्ष्म जैव अणुओं में। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूंगा प्रोटीन की, तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल। ठीक है, तो कई सारे अमीनो अम्ल का यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एलिनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, फेनिलएलनिन हो गया। ठीक है, बहुत सारे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? सूक्ष्म जैव अणु होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन अमीनो अम्ल का नाम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, साथ ही देखो अपन ने क्या पढ़ा था और वृत्त जैव अणुओं में कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड पढ़ा था अपन ने। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की इकाई क्या होती है बच्चों? मोनोसेकेराइड होती है। ठीक है, और जिसमें क्या रखी जाती है? शर्कराएं रखी जाती है। ठीक है, तो शर्करा की बात करूं बच्चों तो शर्कराएं भी क्या होती है बच्चों? यहां पर सूक्ष्म जैव अणुओं का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया बच्चों, ना सुक्रोज हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी शर्कराएं बच्चों ये भी क्या होती है?
सूक्ष्म जीव अणु ही होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने लिपिड की बात की थी, तो लिपिड किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल और वसी अम्ल जो होते हैं बच्चों, ये भी क्या होते हैं? ये भी सूक्ष्म जीव अणु होते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल हो गया, वसी अम्ल हो गया, और किसकी बात की थी अपन ने वृहत जीव अणुओं में? और बात की थी न्यूक्लिक अम्लों की, ठीक है। न्यूक्लिक अम्लों की इकाई क्या बोली थी अपन ने? न्यूक्लियोटाइड बोली थी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं या न्यूक्लियोसाइड हो गया बच्चों, ये भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव अणु होते हैं, ठीक है। तो इनके उदाहरण भी अपन सूक्ष्म जीव अणुओं के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ उदाहरण जो है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि क्या होती है बच्चों? मोनोसेक्राइड शर्करा होती है। और ग्लूकोज जो बच्चों 6 कार्बन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इन्हें हेक्सोज भी कहते हैं, ठीक है। राइबोज जो हो गया बच्चों, राइबोज क्या होती है? 5 कार्बन से मिलकर बनी होती है और आरएनए के अंदर ये शर्करा पाई जाती है और ये पेंटोज शर्करा होती है बच्चों, ठीक है। ग्लाइसिन की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों? अमीनो अम्ल होता है, ठीक है। सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल ये होता है। एलिनिन भी क्या है? एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। सीरीन का उदाहरण दे सकते हैं, सीरीन भी क्या होता है? एक प्रकार का अमीनो अम्ल ही होता है, ठीक है। पामिटिक अम्ल की बात करें बच्चों तो ये वसी अम्ल होते हैं जो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? लिपिड या वसा का निर्माण करते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल हो गया तो ये भी जो है मिलकर के वसा का निर्माण करते हैं बच्चों। सुक्रोज जो है बच्चों क्या होती है? कि डाइसेक्राइड होती है, जो 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। सुक्रोज हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद में एडिनोसिन बात करें बच्चों तो एडिनोसिन क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है बच्चों। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। अगर इसकी जगह एडिनिलिक अम्ल दिया होता बच्चों तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता, ठीक है। थाइमिडीन भी क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। तो ये 10 अपन ने सूक्ष्म जीव अणुओं के क्या दे दिए? नाम दे दिए। एक बार और रिपीट करते हैं। ग्लूकोज हो गया, राइबोज हो गया, दोनों क्या है बच्चों? ये मोनोसेक्राइड शर्करा होती है। ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन क्या होती है बच्चों? अमीनो अम्ल होता है। पामिटिक अम्ल और ग्लिसरॉल जो है वसा की इकाइयां होती है, ठीक है। सुक्रोज की बात करें तो डाइसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड जो है अपन क्या बोल सकते हैं कि शर्करा होती है एक प्रकार की। एडिनोसिन और थाइमिडीन क्या होते हैं बच्चों? ये न्यूक्लियोसाइड होते हैं, जो कि अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाइयां होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है बच्चों? सूक्ष्म जीव अणुओं के उदाहरण है। आइए अब जो है एक एक करके इनकी संरचना के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला देखिए बच्चों, पहली संरचना है आपके ग्लूकोज की, ठीक है। ग्लूकोज में क्या होती है बच्चों? ये क्या होते हैं? दोनों के दोनों नहीं, ग्लूकोज की अगर बात करें बच्चों तो क्या होती है? हेक्सोज शर्करा होती है। और हेक्सोज शर्करा में बच्चों कितने होते हैं? 6 कार्बन के अणु होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हेक्सोज की बात करें तो वहां 6 कार्बन के अणु जो है आपस में मिलते हैं और ये यहां पर जो है इसकी चक्रीय संरचना है। क्या है बच्चों? चक्रीय संरचना यहां पर ग्लूकोज की दी हुई है और ग्लूकोज की में 6 कार्बन है बच्चों और इसकी चक्रीय संरचना को पायरेनोज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? इनकी संरचना को पायरेनोज नाम दिया जाता है, ठीक है। और अगर 5 कार्बन की होती है, जैसे कि यहां पर है राइबोज के अंदर, ठीक है, यहां पर 5 कार्बन है, एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। 5 कार्बन है, यहां पे देखिए 6 है, एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। तो 6 कार्बन की होती है, हेक्सोज बोलते हैं। 5 कार्बन ही है तो ये क्या है बच्चों? पेंटोज शर्करा है और दोनों के दोनों क्या है बच्चों? मोनोसेक्राइड होती है, ठीक है। और पेंटोज शर्करा की जो चक्रीय संरचना बनती है उसको बच्चों उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूरेनोज बोला जाता है, ठीक है। 5 कार्बन की को फ्यूरेनोज बोलते हैं, ठीक है। देखो F4 5 होता है, F4 फ्यूरेनोज हो गया, ठीक है। तो 5 कार्बन की अगर चक्रीय श्रृंखला होगी बच्चों तो उसको बोलेंगे अपन फ्यूरेनोज। और अगर 6 कार्बन की यहां पर चक्रीय संरचना बनाई जाएगी तो उसको पायरेनोज कहा जाता है, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर होती है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज की संरचना है बच्चों, ठीक है। ये ग्लूकोज की संरचना हो गई और ये किसकी संरचना हो गई बच्चों? राइबोज की संरचना हो गई, ठीक है। इसके सूत्र की बात करें तो क्या होता है? C6H12O6 होता है। और इसकी संरचना की बात करें, इसका सूत्र की बात करें बच्चों तो C5H10 और O5 होता है यहाँ पे, ठीक है। और आरएनए जो है किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? आरएनए के अंदर जो है पाया जाता है। और ग्लूकोज का तो बच्चों हमें पता ही है, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? सबसे छोटी शर्करा जो है यहाँ पर होती है, जो मिलकर के जो बच्चों ग्लूकोज के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो 2 संरचनाओं की बात कर ली, ठीक है। दूसरे दिए हुए बच्चों ये यहाँ पर अमीनो अम्ल की संरचना दी हुई है। किसकी संरचना दी हुई बच्चों? अमीनो अम्ल की संरचना दी हुई है, ठीक है। और पहले अपन को अमीनो अम्ल की बेसिक से संरचना पता होना चाहिए बच्चों, जहां पर एक क्या कार्बन होता है, एक तरफ अमीनो समूह जुड़ा होता है, एक तरफ COOH समूह जुड़ा होता है बच्चों, एक तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक तरफ एल्किल संरचना यहां पर या एल्किल श्रृंखला जो है बच्चों वो जुड़ी होती है। अब ये R जो है या एल्किल श्रृंखला जो होती है बच्चों ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है और इसी के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करूं बच्चों ये R जो है यहां पर क्या हो? R बराबर क्या हो बच्चों? H हो, इसकी जगह हाइड्रोजन हो तो बन जाएगा ग्लाइसिन की संरचना, ठीक है। अगर इस R की जगह क्या हो बच्चों?
मेथिल समूह हो तो क्या बन जाएगा, एलिनिन बन जाएगा। अगर इस R की जगह क्या हो बच्चों, CH2OH हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सीरीन बोलेंगे। तो इस प्रकार जो है R या एल्किल समूह के अलग अलग होने के आधार पर इन अमीनो अम्लों के नाम भी क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर हमने 3 अमीनो अम्ल की बात कर ली। सबसे सरल प्रकार का अमीनो अम्ल कौन सा होता है बच्चों, ग्लाइसिन होता है, जहां पर हाइड्रोजन होता है। एल्किल समूह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अगर ये मेथिल हो तो उसका नाम हो जाएगा एलिनिन, और अगर ये क्या हो बच्चों, CH2OH हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीरीन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, ये अमीनो अम्ल की बात कर ली। ये है अपना एक वसी अम्ल जिसका नाम है बच्चों पामीटिक अम्ल। ठीक है, देखिए कितने कार्बन है इसमें जो COOH का कार्बन होता है बच्चों वो भी गिना जाता है, और CH3 का गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, ये 16 कार्बन की बच्चों एक संरचना बनी हुई है। ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पामीटिक अम्ल कहते हैं। इसके अगर सूत्र की बात करो बच्चों तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, CH3 हो गया, CH2 कितना है यहाँ पर, रिपीट कितनी बार हो रहा है, 14 बार। ठीक है, और साथ में क्या जुड़ा हुआ बच्चों, COOH जुड़ा हुआ है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों किसकी संरचना हो गई, पामीटिक अम्ल की। ठीक है, और ये पामीटिक अम्ल जो है बच्चों अमीनो अपन क्या कह सकते हैं, लिपिड की क्या होते हैं, एकलक इकाई होती है। ठीक है, तो वसी अम्ल की संरचना हो गई। अगले अगर बात करें बच्चों ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पर 3 कार्बन होते हैं, और तीनों कार्बन पर क्या जुड़ा होता है बच्चों, यहां पर एल्कोहल जो है वो समूह यहां पर जुड़ा होता है। ठीक है, क्या जुड़ा होता है बच्चों, एल्कोहल यहां पर जुड़ा होता है। इसको अपन ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस ग्लिसरॉल को ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं अपन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, 3 कार्बन होते हैं, और तीनों कार्बन पे क्या जुड़ा होता है बच्चों, OH समूह यहां पर जुड़ा होता है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, वसा या फिर जो है लिपिड का निर्माण ये करते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, यहां पर सुक्रोज नाम भी दिया हुआ है आपका, ये भी क्या होता है बच्चों, ये भी सूक्ष्म जीव अणु ही होता है। ठीक है, सुक्रोज जो है बच्चों एक प्रकार का डाइसेकेराइड होता है। क्या होता है बच्चों, डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, और क्या मतलब है डाइसेकेराइड का, कि अगर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में जुड़ी हो तो ये मिलकर के क्या बनाती है बच्चों, डाइसेकेराइड बनाती है, जो कि ओलिगोसेकेराइड का ही क्या होता है बच्चों, प्रकार होता है। ओलिगोसेकेराइड मैंने बताया था कि 2 से लेकर 10 जो है मोनोसेकेराइड इकाइयां अगर आपस में जुड़ी हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसे अपन ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, तो डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ी होती है। अगर सुक्रोज की बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्या है बच्चों, डाइसेकेराइड, और इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जो है इकाई आपस में जुड़ी होती है। कौन से बंध से, ग्लाइकोसिडिक बंध से। देखिए यहां पर ग्लूकोज की जो है पायरेनोज स्ट्रक्चर है, और यहां पर क्या है, फ्रक्टोज स्ट्रक्चर है। दोनों के बीच में यहां पर H और OH जो है यहां पर क्या निकलता है बच्चों, H2O बाहर निकल जाता है, और यहां पर ग्लाइकोसाइडिक बंध का बीच में क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार जो है एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज इकाई आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करती है बच्चों, सुक्रोज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सुक्रोज के अंदर कौन कौन सी शर्कराएं उपस्थित होती है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, और ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव अणु ही होता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, एडिनोसिन और थायमिडिन जो है बच्चों ये एक प्रकार क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड होता है। देखो अपन ने 2 चीजों की बात की थी, एक न्यूक्लियोटाइड की और साथ में एक न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, 3 चीजें होती है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, कौन कौन सी, एक तो वहां पर पेंटोस शर्करा होती है, एक नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, और साथ ही उनमें जो है बच्चों फोस्फेट समूह भी उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 ही चीजें हो बच्चों, वहां पर क्या हो, नाइट्रोजन क्षारक हो, ठीक है, और साथ में बच्चों क्या हो, पेंटोस शर्करा हो। ठीक है, ये अगर 2 ही चीजें उपस्थित है बच्चों तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी संरचना में नाइट्रोजन क्षारक और उसके साथ में क्या हो बच्चों, पेंटोस शर्करा उपस्थित हो तो ऐसी संरचना को अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर इसके साथ फोस्फेट भी जोड़ देते तो वो हो जाता न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों ये क्या है, पेंटोस शर्करा है, ये क्या है कि पेंटोस शर्करा है। ठीक है, ये क्या है, पेंटोस शर्करा हो गई, और इस पेंटोस शर्करा से बच्चों यहां पर एडेनिन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ बच्चों, एडेनिन जुड़ा हुआ है, जो कि एक प्रकार का प्यूरिन नाइट्रोजन क्षारक होता है। ठीक है, तो एडेनिन जुड़ा हुआ है इस राइबोस पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एडिनोसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडिनोसिन हो गया, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है, और न्यूक्लियोसाइड में फोस्फेट और जुड़ जाता तो इसका नाम हो जाता एडिनिलिक अम्ल, और वो एक प्रकार का क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और हमें पता है न्यूक्लिक अम्ल की इकाइयां क्या होती है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड होती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म जीव अणु ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यहां पर देखिए, अगर इस राइबोस शर्करा से क्या जुड़ा हो बच्चों,
यहां पर जुड़ा हुआ अपना थाइमीन, क्या जुड़ा हुआ बच्चों, यहां पर थाइमीन जुड़ा हुआ, जिसे अपन टी से लिखते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, थाइमिडीन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, एलिनिन, ग्लाइसिन, या अमीनो अम्ल जो है जितने भी हैं, वसाम्ल हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, न्यूक्लियोसाइड हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव अणु ही होते हैं। ठीक है, अब बात करें बच्चों, दूसरा अपन से पूछ रहा है कि ये जो है इनको बनाता कौन है, इन सूक्ष्म जीव अणुओं को, इनको खरीदता कौन है, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है या एक टेबल दी हुई है बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है सारे, देखो यहाँ पर यौगिकों के नाम दिए हुए हैं, उनके उत्पादकों के नाम दिए हुए हैं कि इनको बनाता कौन है, इनके मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, और साथ ही इनको खरीदता कौन है, इनके बायर कौन है, उनका भी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए पहला है बच्चों, पहला यौगिक है एंजाइम, और एंजाइम जो है बच्चों एक कंपनी है जिसको बोलते हैं अपन मेप इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एंजाइम जो यौगिक होता है बच्चों, उसको मेप इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो है वो बनाती है, और ये काम क्या आते हैं, देखिए बच्चों इनके खरीदार कौन होते हैं, इनको कृषि पर आधारित खाद्य उद्योग जो है ये खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि जूस इंडस्ट्री हो गई, जैम निर्माण इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, ये कंपनियां जो होती है बच्चों, इनको क्या करती है, एंजाइमों को खरीदती है, और इससे विभिन्न प्रकार के जूस को साफ करती है, या कई प्रकार के रस जो है उनका निर्माण करती है। अनुसंधान संस्थानों के रिसर्च करने वाले जो एरिया होते हैं बच्चों, वहां पर भी बहुत सारे एंजाइमों को वहां पर खरीदा जाता है। ठीक है, दवाई कंपनियां हो गई बच्चों, दवाइयां बनाने में भी जो है कई प्रकार के वो एंजाइमों का प्रयोग करते हैं, तो वो भी खरीदती है इनको। कॉस्मेटिक्स हो गए बच्चों, सौंदर्य प्रसाधन के जो सामग्रियां होती है उनको बनाने के लिए भी बच्चों एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी खरीदती है इनको। ठीक है, पेपर उद्योग हो गया बच्चों, कपड़ा उद्योग हो गया, ये सब जो है खरीदार होते हैं किसके, एंजाइम के। ठीक है, दूसरा बच्चों यहां पर क्या हो गया, दूसरा अगर बच्चों बात करें अपन, दूसरे जो यौगिक है बच्चों, यहां पर क्या नाम दिया हुआ है अपना, तरल ग्लूकोज। ठीक है, तो यहां पर जो लिक्विड ग्लूकोज है या तरल ग्लूकोज जो होता है बच्चों, उसको मरुधर एपरल्स नाम की जो कंपनी है या जो उत्पादक है वो बनाता है इनको। ठीक है, किसको, तरल ग्लूकोज को, और इसे खरीदने वाले कौन है बच्चों, खाद्य कंपनियां हो गई, ड्रग और दवा कंपनियां जो है बच्चों, इस तरल ग्लूकोज को इस कंपनी से क्या करती है, खरीदती है। ठीक है, तीसरे अगर उत्पाद का बात करें बच्चों, तीसरे यौगिक का बात करें, तो वो क्या होता है, मंड या स्टार्च होता है। ठीक है, मंड या स्टार्च की बात करें तो इसको देखो कौन बनाता है, इनको कोशा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो है इन स्टार्च को या मंड को जो है वो बनाती है। और देखिए इनको खरीदता कौन है, अनुसंधान प्रयोगशालाएं हो गई जहां पर रिसर्च चलती है इनके ऊपर। ठीक है, साथ ही शिक्षण संस्थान हो गए। ठीक है, क्योंकि इसके कई सारे बच्चों प्रयोग भी करके बताए जाते हैं, तो कई सारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं बच्चों, वहां पर भी स्टार्च को खरीदा जाता है, और साथ ही अन्य उद्योग जो है वहां पर भी जो है स्टार्च को खरीदा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, यौगिक हो गए अपने कुछ, उनको बनाने वाली कंपनियों के नाम पढ़ लिए, और साथ ही उनको खरीदता कौन है इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, जो अपन से पूछ रहा है। देखिए, चिकित्सार्थ अभिकर्ता या थेरेपेटिक एजेंट्स के रूप में प्रयोग आने वाले प्रोटीन का पता लगाइए व सूचीबद्ध कीजिए। प्रोटीन की अन्य उपयोगिताओं को भी बताइए, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन आदि। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है बच्चों, ऐसे प्रोटीनों के कुछ नाम बताने हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आए। ठीक है, या मतलब जिनका जो है चिकित्सकीय उपयोग कोई होता है। ठीक है, तो बताइए ऐसे प्रोटीनों के नाम बहुत सारे। देखो अपने शरीर में जो है क्या होता है, रक्त होता है, वहां पर कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि क्या हो गया बच्चों, फाइब्रिनोजन हो गया। क्या हो गया, फाइब्रिनोजन नाम का एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो क्या करता है बच्चों, रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। ठीक है, ऐसे ही जो है एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है जो परासरण नियमन का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही जो है कई सारे एंटीबॉडी जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरक्षी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिरक्षी जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, जो अपन से अपनी जो है रोगों से रक्षा करते हैं बच्चों, रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और जो है जो वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होते हैं। ठीक है, वेसोप्रेसिन को क्या बोला जाता है बच्चों, यहाँ पर एडीएच भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये हार्मोन जो होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। ऑक्सीटोसिन हो गया, इंसुलिन जो हार्मोन होता है बच्चों, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। ठीक है, वेसोप्रोसिन भी क्या होता है बच्चों, वेसोप्रेसिन भी क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन ही होता है, और ये भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। ठीक है, इंसुलिन हो गया बच्चों अपने शरीर में, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, और भी अन्य कई प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं अपने शरीर में पाए जाते हैं, उनका चिकित्सकीय उपयोग भी होता है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्रोटीनों के बारे में। देखिए, चिकित्सा अभिकर्ता के रूप में काम आने वाले कुछ प्रोटीन जो है निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, मैंने इसका उपयोग बताया अभी। ठीक है,
थ्रोम्बिन क्या करता है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन बच्चों क्या करता है, ऐसी जगह जहां पर चोट लग जाती है वहां पर जो है जालनुमा संरचना बना देता है और रक्त के बहने को क्या करता है बच्चों, वहां पर रोक देता है, ठीक है। तो ये रक्त स्कंदन में या रक्त का थक्का बनाने में क्या करते हैं बच्चों, सहायता करते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर एग्जाम्पल हो गया बच्चों प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीबॉडी जो होती है बच्चों, वहां पर कौन सी प्रोटीन होती है, आईजी होती है। और आईजी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। क्या होता है बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है बच्चों, वो किसमें होती है, एंटीबॉडीज में होती है, ठीक है। कौन सी प्रोटीन बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो आईजी प्रोटीन जो होती है वो कई सारी एंटीबॉडीज जो है अपने शरीर के अंदर बनाती है। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है बच्चों, ये शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है ताकि अपन जो है रोगग्रस्त ना हो जाए, ठीक है। अपने शरीर में कई सारे प्रतिजन जो है दिनों दिन क्या करते रहते हैं बच्चों, एंटर करते रहते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को बीमार बना सकते हैं। तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमारे शरीर के अंदर जो है प्रोटीन पाई जाती है। और वो प्रोटीन जो है बच्चों कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। और ये क्या बनाती है बच्चों, बहुत सारी जो है एंटीबॉडी बनाती है, जैसे आईजीए एंटीबॉडी हो गई, आईजीई हो गई, आईजीजी हो गई, ठीक है। इस प्रकार क्या बनाती है बच्चों, ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। आगे बात करें बच्चों और भी प्रोटीन है, देखिए इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है बच्चों और अग्नाशय नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को निश्चित स्तर तक बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। मतलब कई बार अपने शरीर में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसको नियंत्रित कौन करता है, उसको नियमित कौन करता है, ये इंसुलिन हार्मोन ही करता है, ठीक है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए बच्चों तो शरीर में डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह नाम का क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। आगे बात करें बच्चों, रेनिन नाम का भी प्रोटीन होता है, ठीक है। ये किडनी के आसपास होता है बच्चों और ये शरीर में क्या करता है बच्चों, परासरण नियमन का काम करता है या फिर अपने शरीर के अंदर जो कई सारे आयन होते हैं बच्चों उनका संतुलन जो है ये बनाए रखता है। नाम याद रख लेना, रेनिन। अगला बात करें बच्चों, वेसोप्रेसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका काम क्या होता है बच्चों, ये डायबिटीज इंसिपिडस या फिर जिसको बोलते हैं उदकमेह, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसे उदकमेह जो है रोग बोला जाता है। और इस उदकमेह रोग से बचाने का काम कौन करता है बच्चों, ये अपना वेसोप्रेसिन। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, एडीएच होता है, ठीक है। क्या होता है इसका दूसरा नाम, एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो ये एडीएच या वेसोप्रेसिन क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर में कई बार जो है मूत्र के साथ में जल की अत्यधिक हानि होने लगती है तो उस जल की अत्यधिक हानि को क्या करता है बच्चों, ये वेसोप्रेसिन हार्मोन कम कर देता है, इसलिए इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है बच्चों अपने ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है जो कि अधिकतर गर्भवती महिलाओं में ज्यादा स्रावित होता है और वहां पर क्या करता है बच्चों, ये गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करने में सहायता करता है, ठीक है। जब प्रसव क्रिया होने वाली होती है बच्चों, उस प्रसव क्रिया से ठीक पहले गर्भाशय में क्या होते हैं बच्चों, कई सारे संकुचन उत्पन्न होते हैं और उन संकुचनों के कारण ही जो है बच्चों जो बेबी होता है या बच्चा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, आगे की ओर खिसकता रहता है, ठीक है, ताकि जो है प्रसव आसानी से हो सके, ठीक है। तो उन संकुचनों को स्टार्ट करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है, ठीक है। प्रसव पीड़ा या लेबर पेन उत्पन्न करने में सहायता करता है प्रोटीन। और आगे अगर बात करें बच्चों तो ये तो होगी ऑक्सीटोसिन की बात। आगे अपन ने बात की थी बच्चों कि प्रोटीन के और भी कई उपयोग होते हैं। इनका उपयोग जो है सौंदर्य प्रसाधन या कई सारे कॉस्मेटिक्स आइटम्स बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। जो लिपापोती करते हैं, ठीक है, लोग मतलब कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं बच्चों उनको बनाने में भी कई प्रकार के प्रोटीन जो है आजकल क्या होने लगे, काम में आने लग गए, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न जो हमसे पूछ रहा है कि ट्राइग्लिसराइड के संगठन का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, ग्लिसरॉल का एक अणु, ठीक है, एक अणु किसका, ग्लिसरॉल का, ठीक है। एक ग्लिसरॉल और साथ में 3 फैटी एसिड या वसी अम्ल जो है, कितने, 3 अणु जो है वसी अम्ल के, ठीक है, किसके, वसी अम्ल के मिलकर के बच्चों क्या बनाती हैं, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। यहां पर एक अणु तो किसका, ग्लिसरॉल का, और 3 अणु जो है किसका, वसी अम्ल का मिलकर के क्या बना देते हैं बच्चों, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर देते हैं। देखो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, 3 कार्बन हो गए, CH2 CH और ये CH2, ठीक है। इसके तीनों के क्या जुड़े होते हैं बच्चों, OH, OH यहां पर जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये किसकी संरचना है बच्चों, ये ग्लिसरॉल की संरचना हो गई, ठीक है। साथ में क्या जोड़ने अपन को, 3 अणु वसीय अम्ल जोड़ने हैं, ठीक है। देखिए R1COOH यहां पे क्या होती है, लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है, वहां पर जो है एक क्या जुड़ा होता है बच्चों, कार्बोक्सिल समूह होता है, ठीक है।
तो R1 COOH हो गया, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है R2 COOH जुड़ रहा है इससे, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन से, और तीसरे वाले से अपन जोड़ते हैं R3 COOH, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है आगे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए CH2, ये CH और ये CH2, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जल का अणु बाहर निकल जाएगा और जो C, यहाँ पर O देखिए C और ये डबल बॉन्ड O और ये R हो गया, ठीक है। मतलब COOR1 हो गया ये, ठीक है। ये क्या होगा COOR2 हो जाएगा, ठीक है, और ये COOR3 हो जाएगा, ठीक है। ये COOR जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन एस्टर बंध, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टर बंध इसे कहते हैं, ठीक है। तो एक ग्लिसरॉल का अणु और 3 वसीय अम्ल के अणु जो है आपस में एस्टर बंध द्वारा जुड़ करके किसका निर्माण कर देते हैं, इसे ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कर देते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं अपन, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु मिलकर के क्या बना देते हैं बच्चों, ट्राइग्लिसराइड बना देते हैं। अगर यहां पर 3 की जगह एक ही जो है एस्टर बंध बनता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन मोनोग्लिसराइड। अगर 2 जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं अपन डाइग्लिसराइड। यहां पर 3 जुड़ रहे हैं तो नाम हो गया इसका ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, एक प्रकार की वसा होती है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, जो किसके मिलने से बना होता है, एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसीय अम्ल के मिलने से बना होता है। देखिए बच्चों, बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड सरल लिपिड, ये सरल मध्यम या विशुद्ध होती है। इनके अणु अपेक्षाकृत बड़े बड़े होते हैं। प्रत्येक अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल के एक तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंधों द्वारा परस्पर जुड़ने से होता है, ठीक है। अपन यही तो बात की थी कि ग्लिसरॉल का एक अणु और वसीय अम्ल के 3 अणु जो है आपस में एस्टर बंध से जुड़ते हैं और किसका निर्माण कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं वो ट्राइग्लिसराइड का, ठीक है। आगे गुण पढ़ते हैं बच्चों, क्या होता है देखो, इसलिए इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। घी हो गया, तेल हो गई, चर्बी हो गई, इनके तेल जो है असंतृप्त वसाओं के उदाहरण है। असंतृप्त वसा क्या होती है, ऐसी वसाएं जिनके अंदर क्या हो, एक या अधिक क्या होते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड होते हैं या द्विबंध जहां पर होते हैं उन्हें हम असंतृप्त वसा कहते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया बच्चों, घी हो गया, तेल हो गया, चर्बी, तो ये तो असंतृप्त वसाओं के उदाहरण है। जबकि मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, ये क्या होते हैं बच्चों, ये संतृप्त वसाएं होती है बच्चों। क्या होती है, ये संतृप्त वसाएं होती है, ठीक है। मतलब इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर कोई द्विबंध नहीं पाया जाता, इनके अंदर केवल क्या होती है बच्चों, एकल बंध ही पाए जाते हैं। ये सदैव तरल अवस्था में ही रहती है। इनमें अलग से हाइड्रोजन मिला करके इनसे आगे क्या बना सकते हैं बच्चों, वनस्पति घी भी बना देते हैं, जो कि क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का असंतृप्त वसा ही होती है। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है, अतः ये कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगुनी से कुछ ऊर्जा मुक्त करती है। मतलब अगर बात करें कि बताइए कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में से ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो ज्यादा ऊर्जा बच्चों कौन देगा, वसा ही देती है। लेकिन बच्चों कुछ अंतर है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है, जबकि वसा अम्ल जो है या वसा जो होती है बच्चों, उससे ऊर्जा बहुत देरी में मिलती है, ठीक है। तो अच्छी कौन सी है, अपन को तो तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, तो इसलिए अपन जो है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लेते हैं। भाई अपन को जैसे ही थके यहाँ पर, ठीक है, क्या करते हैं, ग्लूकोन डी पी लिया, मतलब अपन को तुरंत ऊर्जा चाहिए होती है, तो उस परिस्थिति में तो अपन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो बच्चों ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, वो वसा से ही हमें प्राप्त होती है। और कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी से भी ज्यादा ऊर्जा जो है यहाँ पर प्राप्त होती है। इनका अधिकांश भंडारण जो है बच्चों विशिष्ट वसीय ऊतकों जैसे कि एडिपोज टिश्यू हो गया अपने शरीर के अंदर, उनके अंदर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, ट्राइग्लिसराइड की, ठीक है। आगे बात करें बच्चों, छठा प्रश्न है अपने सामने, क्या आप व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल, जिसे हम क्या कहते हैं, बोल और स्टिक नमूना कहते हैं, का प्रयोग करते हुए जैव अणुओं के उन प्रारूपों को बना सकते हैं, ठीक है। अपन को क्या करना है बच्चों, ये पूछ रहा है हमसे कि एक बोल और स्टिक नमूना होता है, बोल एंड स्टिक मॉडल होता है बच्चों, क्या उसकी सहायता से अपन और भी अणुओं की संरचना बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें क्या होता है, परमाणु को तो बोल के द्वारा, ठीक है, ये बोल जो है बच्चों, ये बोल किसको दर्शाता है, परमाणु को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा बच्चों, परमाणु को दर्शाएगा, ठीक है। और स्टिक जो है, इस प्रकार की जो स्टिक जैसी संरचना होती है बच्चों, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टिक जो है बच्चों यहां पर दर्शाती है बंधों को। किसको दर्शाती है बच्चों, बंधों को। इन परमाणुओं के बीच में बनने वाले बंधों को किससे दर्शाया जाता है, स्टिक से दर्शाया जाता है। और बोल से किसको दर्शाया जाता है बच्चों, यहां पर परमाणुओं को दर्शाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर किसी भी जैव अणु को जो है वहां पर परमाणु जो होंगे, चाहे वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो या कि कोई अन्य परमाणु हो, तो उसको तो बोल की सहायता से दर्शाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग रंग की बोल दे सकते हैं, जैसे मान लो कार्बन के लिए काले रंग की बोल ले ली, हाइड्रोजन के लिए अपन ने लाल रंग की बोल ले ली। ठीक है, तो इस प्रकार बोल तो यहाँ पर किसको दर्शाएंगे बच्चों, परमाणुओं को दर्शाएंगे, और जो है इनके बीच में बंध जो है वो स्टिक से दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपन बोल और स्टिक नमूनों की सहायता से किसी भी जैव अणु की संरचना जो है बना सकते हैं। देखिए बच्चों, हाँ, हम व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल, जिसको बोल और स्टिक नमूना कहते हैं, का प्रयोग करते हुए जैव अणुओं के प्रारूपों को बना और प्रदर्शित कर सकते हैं। इनमें परमाणुओं को तो बोल की सहायता से दर्शाया जाता है और बंधों को स्टिक, उनके बीच में जो परमाणु के बीच में बंध बनते हैं बच्चों, उनको स्टिक की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। आइए बना के बताते। देखिए यहां पर एक मॉडल दिया हुआ है, बोल और स्टिक नमूना दिया हुआ बच्चों, जहां पर देखिए ये काले गोले हो गए, लाल गोले हो गए। ठीक है, यहाँ पर सफेद गोले जो हो गए बच्चों, ये तो दर्शाएंगे किसको, परमाणु को। ठीक है, ये तो किसको दर्शाएंगे बच्चों, परमाणु को दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टिक दिख रही है, यहाँ पर देखिए बच्चों ये स्टिक दिख रही है बीच बीच में। ठीक है, तो ये स्टिक यहाँ पर किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है बच्चों बंधों को। ठीक है, ये स्टिक जो है यहाँ पर किसको दर्शा रही है बच्चों, ये बंधों को दर्शा रही है। ठीक है, और ये देखिए ये मॉडल किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का। देखिए जहां पर ये काले काले देखिए आपको क्या दिखेंगे, कार्बन दिखेंगे। ठीक है, तो कितने होते हैं ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन होते हैं। तो देखो गिन के बताते हैं, 1 2 3 हो गया। ठीक है, 4 हो गया बच्चों, और यहां पर 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 क्या है बच्चों, यहाँ पर कार्बन के अणु है। ठीक है, इनसे क्या जुड़े हुए आपस में, साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल और स्टिक नमूने की सहायता से अपन ने किसका समझा दिया बच्चों, यहाँ पर डी ग्लूकोज की संरचना अपन ने बता दी। ठीक है, तो इस प्रकार और भी संरचनाएं अपन बना सकते हैं, जिसमें परमाणुओं को तो किससे दर्शाएंगे बच्चों, बोल से दर्शाएंगे। ठीक है, और स्टिक से किसको दर्शाएंगे, उनके बीच में बनने वाले बंधों को अपन दर्शा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना, एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना बताइए। बिल्कुल सरल संरचना है बच्चों। ठीक है, सबसे सरल संरचना जो है अगर बात करें तो ग्लाइसिन और एलेनिन की होती है। ठीक है, तो अगर बात करो बच्चों, पहले तो अपन को क्या आना चाहिए, अमीनो अम्ल की संरचना आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्या होता है बच्चों, एक तो क्या होता है एमिनो समूह हो गया। ठीक है, और दूसरा अम्ल कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ी होती है और एक यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एल्किल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर बात करें किसकी, एलेनिन की, तो एलेनिन में क्या होता है बच्चों, एल्किल समूह कौन सा होता है, मेथिल होता है। ठीक है, तो इस आर की जगह क्या लिख दो, मेथिल लिख दो। देखो ये CH3, ये C हो गया, ये NH2 हो गया, यहाँ पर क्या बना दिया अपन ने, COOH बना दिया, और ये H हो गया। ठीक है, ये किसकी संरचना बन गई अपनी, एलेनिन की संरचना बन गई। ठीक है, तो अगर हम क्या करें बच्चों, इस एल्किल की जगह क्या लिख दें, मेथिल लिख दें, तो किसकी संरचना हो जाएगी, ये संरचना हो जाएगी एलेनिन की। अगर इसकी जगह मैं क्या लिख देता बच्चों, अगर केवल हाइड्रोजन लिख देता तो वो संरचना किसकी हो जाती, ग्लाइसिन की संरचना हो जाती। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ कुछ ऐसी संरचना बनाई थी। एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना देखियो निम्न प्रकार की होती है। यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, एक तरफ कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ एमीन समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर आर की जगह या एल्किल समूह की जगह क्या होता है बच्चों, मेथिल समूह उपस्थित होता है। तो अगर एल्किल समूह की जगह अमीनो अम्ल में क्या उपस्थित हो बच्चों, मेथिल समूह उपस्थित हो, तो किसकी संरचना कहलाएगी, वो कहलाएगा बच्चों एलेनिन अमीनो अम्ल। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला प्रश्न है आपके सामने कि गोंद किससे बने होते हैं, क्या फेविकोल इस गोंद से भिन्न होता है। ठीक है, देखिए बच्चों गोंद अपन ने कहां पढ़ा था, गोंद अपन ने पढ़ा था द्वितीयक उपापचयज में। ठीक है, कहां पढ़ा था, द्वितीयक उपापचयज में पढ़ा था। ठीक है, और द्वितीयक उपापचयज क्या होते हैं, इनका कार्य जो है अभी तक ज्ञात नहीं है। पेड़ों के अंदर ये बनते हैं, लेकिन पेड़ों के क्या काम आते हैं ये अपन पता नहीं लगा पाए। लेकिन मानव का गोंद का बहुत सारा उपयोग होता है, कई सारी चीजों को चिपकाने में क्या किया जाता है बच्चों, गोंद का उपयोग किया जाता है, और कई गोंद जो है बच्चों खाने लायक भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये गोंद और फेविकोल में क्या अंतर होता है, आइए देखते हैं। देखो पहले बात करते हैं गोंद की। सेलुलोज एक अत्यंत महत्वपूर्ण बहुलक होता है। ठीक है, हमें पता है कि सेलुलोज क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, जिसकी विभिन्न पदार्थों के साथ क्रिया करवाकर गोंद प्राप्त किया जाता है। मतलब सेलुलोज जो होता है पादप का, उसकी विभिन्न पदार्थों के साथ अपन क्या करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे, और उससे क्या प्राप्त होगा अपन को, गोंद प्राप्त हो जाएगा। गोंद एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, पॉलीसेकेराइड होता है, जो एक से अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइडों के बहुलक होते हैं। ठीक है, और हमें पता है पॉलीसेकेराइड क्या होता है, बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तब जाकर के क्या बनेगा, एक पॉलीसेकेराइड बनेगा। नेक्स्ट,
इन्हें पेड़ पौधों की छालों से प्राप्त किया जाता है और यह गोंद जो है बच्चों कहाँ आते हैं, हमें पता है कि छालों पर जो है, पेड़ों की छालों पर ये गोंद लगते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों गोंद के बारे में, तो बबूल के पेड़ से प्राप्त गोंद का उपयोग औषधि बनाने तथा चिपकाने वाले गोंद के रूप में किया जाता है। ऐसा ही गोंद जो है बबूल के पेड़ से या अकेसिया के पेड़ से बच्चों प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग एक तो औषधि बनाने में किया जाता है और साथ ही उसका उपयोग जो है बच्चों कई चीजों को चिपकाने में भी किया जाता है। जिससे कागज को चिपकाने में बच्चों किसका उपयोग किया जाता है, गोंद का उपयोग शुरू से ही किया जाता रहा है। फेविकोल जो होता है बच्चों गोंद से भिन्न होता है क्योंकि फेविकोल निर्माण की प्रक्रिया और कच्चा माल दोनों, ठीक है, एक तो उसको बनाने की प्रक्रिया और जो कच्चा माल होता है बच्चों, जैसे कच्चा माल अगर बात करूं तो गोंद के अंदर तो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, लेकिन फेविकोल की बात करें बच्चों तो वहां पे कच्चा माल अलग प्रकार का होगा। गोंद के निर्माण की प्रक्रिया और उसके कच्चे माल से भिन्न होता है तथा फेविकोल बच्चों पॉलीसेकेराइड भी नहीं होता। गोंद तो क्या था, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन फेविकोल जो होता है बच्चों वो पॉलीसेकेराइड नहीं होता। वो क्या होता है, वह फेविकोल जो होता है बच्चों पॉलीविनाइल एल्कोहल होता है जिसको पीवीए भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पॉलीविनाइल जो है बच्चों क्या होता है, अल्कोहल होता है, ये पॉलीसेकेराइड नहीं होता है। जबकि गोंद की बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, वो पॉलीसेकेराइड होता है। हाँ, चिपकाने में दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन गोंद के बच्चों और भी महत्व होते हैं, जैसे इसका औषधि बनाने में महत्व किया जाता है। कई प्रकार के जो गोंद होते हैं बच्चों उनको खाया भी जाता है। ठीक है, तो दोनों बच्चों अलग अलग प्रकार के होते हैं। गोंद पॉलीसेकेराइड होता है जबकि फेविकोल पॉलीसेकेराइड नहीं होता। तो क्या होता है, वो होता है पॉलीविनाइल एल्कोहल या फिर पीवीए के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नवा क्वेश्चन अपना, कि प्रोटीन, वसा व तेल, अमीनो अम्लों का विश्लेषणात्मक परीक्षण बताइए और किसी भी फल के रस, लार, पसीना तथा मूत्र में इनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब उनको क्या करना है कि भाई प्रोटीन का, वसा और तेल का और अमीनो अम्ल का विश्लेषण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है ये बताना है, इनके परीक्षण की विधियां बतानी है और साथ ही हमें जो है बच्चों पसीना, मूत्र, लार और फल के रस में बच्चों कौन कौन से, इनमें से कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में भी हमको बताना है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले तो बात करते हैं कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। पहले अगर बात करें प्रोटीन के परीक्षण में, ठीक है, तो प्रोटीन का तो बायूरेट टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोटीन के अगर टेस्ट करना है तो उसका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बायूरेट टेस्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बताओ प्रोटीन का टेस्ट कौन सा होता है, तो बायूरेट टेस्ट हो गया। अमीनो अम्ल की बात करें बच्चों तो उसका निनहाइड्रीन टेस्ट होता है। ठीक है, आपसे कभी नाम सुन लो कि निनहाइड्रीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वो अमीनो अम्ल के परीक्षण के लिए किया जाता है। जबकि प्रोटीन के परीक्षण के लिए अपने पास कौन सा टेस्ट है बच्चों, बायूरेट टेस्ट हो गया। ठीक है, वसा और तेल का अगर पता लगाना है बच्चों तो उसका कौन सा टेस्ट किया जाता है, यहां पर सोल्यूबिलिटी टेस्ट या विलेयता परीक्षण यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो वसा होते हैं बच्चों जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, तो इसका विलेयता परीक्षण किया जा सकता है। फल के रस में बायूरेट अभिकर्मक मिलाने पर हल्के नीले रंग से बैंगनी रंग का दिखाई देता है जो प्रोटीन की उपस्थिति बताता है। ठीक है, अगर फल के रस में बच्चों क्या मिला दे अपन, बायूरेट नाम का अभिकर्मक मिला दे तो उसका रंग कैसा दिखेगा बच्चों, हल्के नीले से बैंगनी रंग का अगर दिखाई दे जाए, उसका रंग परिवर्तन हो जाए, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का परीक्षण हो गया जिसे हम बायूरेट परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें बच्चों दूसरा परीक्षण देखिए, एक भूरे कागज पर फल रस की एक बूंद डालने पर पारभासक धब्बा नहीं बनता, अतः इसमें वसा या तेल क्या है बच्चों, अनुपस्थित है। ठीक है, अगर कागज पे एक भूरा कागज लेंगे उस पर क्या करेंगे बच्चों, एक फल की एक रस की बूंद डाल दी अपन ने, ठीक है, और अगर इससे पारभासक धब्बा नहीं बनता तो इसमें अपन कह सकते हैं कि इसमें कोई वसा या तेल जो है अनुपस्थित है। ठीक है, अगर बन जाता तो अपन कह सकते थे कि इसमें वसा या तेल क्या है, हो सकता है। ठीक है, फल रस में निनहाइड्रीन अभिकर्मक डालकर 5 मिनट तक उबालने पर रंगहीन घोल का रंग गुलाबी, नीला या बैंगनी हो जाता है। यह अमीनो अम्ल की उपस्थिति का क्या है बच्चों, परिचय है। ठीक है, अगर किसी फल के रस में अपन क्या कर दे बच्चों, एक निनहाइड्रीन नाम का अभिकर्मक डाल दे और उसको 5 मिनट तक गर्म करे बच्चों, तो उसका रंग जो है बच्चों रंगहीन से पहले गुलाबी रंग का हो सकता है, नीले रंग का या बैंगनी रंग का हो जाए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि इस फल के रंग जो है बच्चों, फल जगह रस जो है बच्चों, इसके अंदर क्या उपस्थित है, इसके अंदर कोई अमीनो अम्ल जो है वो उपस्थित है। इसी प्रकार लार के परीक्षण करने पर उसमें प्रोटीन और अमीनो अम्ल की उपस्थिति व वसा या तेल की अनुपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार का टेस्ट अगर लार पर करें तो उसमें पता चलता है कि उसमें प्रोटीन और अमीनो अम्ल तो उपस्थित है लेकिन कोई वसा
या जो तेल है बच्चों वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे बात करें बच्चों पसीने की बात करें तो पसीने में अमीनो अम्ल व प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ठीक है, उसमें अमीनो अम्ल और कोई प्रोटीन नहीं होता पसीने में, तथा वसा या तेल जो है उपस्थित हो सकते हैं। पसीने की बात करें तो वहां कोई प्रोटीन कोई अमीनो अम्ल नहीं होता, लेकिन वहां पर वसा या तेल जो है उपस्थित हो सकते हैं। मूत्र में अगर बात करें बच्चों, मूत्र में प्रोटीन और अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं तथा वसा या तेल जो है उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपन ने प्रोटीन की, वसा या तेल की और अमीनो अम्ल की बच्चों क्या की, परीक्षण का पता लगाने की विधियां जांची और साथ ही मूत्र के अंदर, लार के अंदर और पसीने के अंदर क्या क्या उपस्थित हो सकते हैं और क्या नहीं होते, इनकी भी अपन क्या कर ली बच्चों, चर्चा कर ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न बच्चों आपके सामने है कि पता लगाइए कि जैव मंडल में सभी पादपों द्वारा कितने सेल्यूलोज का निर्माण होता है। इसकी तुलना मनुष्य द्वारा उत्पादित कागज से करें और मानव द्वारा प्रतिवर्ष पादप पदार्थों की कितनी खपत की जाती है, इसमें वनस्पतियों की कितनी हानि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजों अपन को बतानी है। ठीक है, देखो बच्चों अगर बात करें कि जैव मंडल में सभी पादपों द्वारा कितने सेल्यूलोज का निर्माण होता है, तो सेल्यूलोज का अपन बता सकते हैं। कागज बनाने में कितने पेड़ों को काटा जाता है ये भी अपन बता सकते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष पादप पदार्थों की कितनी खपत की जाती है अपन इसका सीधा सीधा अनुमान बस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इसकी सीधी गणना जो है नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कुछ डाटा है अपने पास, कुछ जो है तो उनकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, जैव मंडल में सभी पादपों द्वारा लगभग 100 बिलियन टन, कितना बच्चों, 100 बिलियन टन हो गया। ठीक है, और अपन को पता होना चाहिए कि 1 बिलियन में कितने होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं बच्चों, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं और उसको भी 100 से गुणा कर लीजिए तो कितना, 100 बिलियन टन जो है बच्चों, वो 100 बिलियन टन सेल्यूलोज का निर्माण प्रतिवर्ष जो है पादपों द्वारा किया जाता है। कितना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कितने सेल्यूलोज का निर्माण प्रतिवर्ष पादपों द्वारा किया जाता है, तो लगभग कितना, 100 बिलियन टन जो है प्रतिवर्ष पादपों के द्वारा सेल्यूलोज का निर्माण किया जाता है। और 1 टन, अगर अपन को क्या बनाना है, 1 टन कागज बनाना है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 टन में कितने किलो होते हैं, तो 1 टन में बच्चों 1000 किलो होते हैं। ठीक है, 1 टन बराबर 1000 किलो। ठीक है, कितना, 1000 किलो होता है। ठीक है, 1 टन में कितना होता है बच्चों, 1000 किलो। 1 क्विंटल अगर पूछा जाए तो उसमें 100 किलो होते हैं। ठीक है, तो 1 टन अगर कागज बनाया जाता है तो उसके लिए लगभग 17 वृक्षों की आवश्यकता होती है। मतलब 17 पेड़ काटेंगे तब जाकर के 1 टन या 1000 किलो क्या बनेगा बच्चों, कागज बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे 1 टन कागज बनाने के लिए इतने सारे पेड़ों को काटना पड़े बच्चों, तो कागज बनाने में ही सारे पेड़ निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अपन को नहीं करना है, ये तो अपना क्या है बच्चों, अनुमान है कि अगर सेल्यूलोज की बात करें तो 100 बिलियन टन जो है प्रतिवर्ष सेल्यूलोज उत्पादित की जाती है पादपों द्वारा, और अगर बात करें 1 टन कागज बनाने में तो कितने, लगभग 17 वृक्षों को काटा जाएगा वहां पर। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, मनुष्य द्वारा पादपों का उपयोग इमारती लकड़ियां प्राप्त करने में, भोजन और औषधि प्राप्त करने में भी किया जाता है। लेकिन हमें पता है बच्चों, सबसे ज्यादा लालची अगर इस दुनिया में कोई है तो वह मनुष्य ही है। मनुष्य अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, चाहे उसको पूरी धरती से पेड़ मिटाने के लिए कह दिया जाए तो वो भी मिटा देगा। ठीक है, कुछ चंद पैसों के लालच में। ठीक है, तो मनुष्य बच्चों अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन जंगलों को या इन पेड़ों को काटता जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, अपनी जैव विविधता के लिए या जैव मंडल के लिए एक प्रकार का खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, इनकी मात्रा का सही अनुमान जो है अपन लगा नहीं सकते कि कितना जो है पेड़ों को मानव द्वारा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन यह सत्य है बच्चों कि मानव की स्वार्थपूर्ण और अविवेकपूर्ण आवश्यकताओं के कारण इन वनस्पतियों की काफी क्या होती रहती है, हानि होती रहती है। ठीक है, तो इस हानि से बच्चों क्या करना है, अपन को बचना है और जितने ज्यादा हो सके बच्चों उतने ज्यादा से ज्यादा अपन को पेड़ लगाने हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन इस जो है इस पार्ट का, इस अध्याय का, देखिए बच्चों 11वां क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है, एंजाइम कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन उस अभिक्रिया का वेग या उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा करके शीघ्रता से उत्पाद प्राप्त करवाते हैं। और एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सक्रिय ऊर्जा को कम करके शीघ्रता से क्रियाकारक से या क्रियाधार से उत्पाद की प्राप्ति में क्या होते हैं बच्चों, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों एंजाइमों के कुछ गुणों की बात करते हैं।
हैं। लगभग सभी एंजाइम क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। लगभग सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अपवाद के लिए आप याद रखते हो राइबोसोम जो होता है बच्चों, राइबोसोम जो होता है राइबोजाइम जो होता है बच्चों, एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। एंजाइमों के महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं बच्चों निम्न प्रकार है। पहला गुण है बच्चों, इनका आणविक भार अधिक होता है, ठीक है। हमें पता है एक प्रकार के क्या है, ये प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या होता है बच्चों? वृहत जीवण होता है, तो इनका आणविक भार या अणुभार भी क्या होगा? अधिक होगा। और ये जटिल वृहत अणु होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटीन है तो क्या होंगे? जटिल वृहत अणु होंगे। अगली बात करें बच्चों, ये कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है, अर्थात उनकी दर जो है वो बढ़ा देते हैं। बड़े अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने या छोटे अणुओं को एक साथ मिलाकर बड़ा अणु बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। अब उनको क्या करना है? एक बड़े अणु को तोड़ करके छोटे अणु बनाने हैं या छोटे छोटे अणुओं से बड़ा अणु बनाना है बच्चों। दोनों ही परिस्थितियों में ये एंजाइम क्या होते हैं? अपने लिए आवश्यक होते हैं, उसको उत्प्रेरित करेंगे, ठीक है। जल्दी से बड़े क्रियाधार को तोड़ करके छोटे छोटे उत्पाद बना देंगे, या फिर छोटे छोटे क्रियाधार को जोड़ करके एक बड़ा उत्पाद ये बना सकते हैं, ठीक है। तो संयोजन या वियोजन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं में ये एंजाइम जो है यहां पर काम आते हैं। एंजाइम अभिक्रिया आरंभ नहीं करते बल्कि उसे तेज करते हैं। कोई एंजाइम जो है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है लेकिन उसको तेज करता है, ताकि जल्दी से जल्दी हमें क्या हो? उत्पाद की प्राप्ति हो जाए। ये जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं और अभिक्रिया की दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं बच्चों, या हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने का काम तो एंजाइम का होता है, लेकिन ये उसकी दिशा को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। दिशा तो वही रहेगी लेकिन उसकी दर को परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। जैसे पहले मान लो कि अभिक्रिया की दर निम्न थी, जैसे एंजाइम वहां पर उपयोग किया अपन ने, उसकी दर क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी वहां पर, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों? क्रिया विशिष्ट होता है। एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम जो है विशिष्ट प्रकार का उत्पाद बनाने में क्या होता है बच्चों? आवश्यक होता है। तो ये क्या होते हैं? क्रिया विशिष्ट भी होते हैं। आगे बात करें, एंजाइमों का उच्च टर्नओवर अभिक्रिया की दक्षता में वृद्धि का कारण बनता है, ठीक है। अभी अधिकांश एंजाइमों की टर्नओवर संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो अपने पास एक नाम आया टर्नओवर संख्या। क्या होता है बच्चों? टर्नओवर नंबर या टर्नओवर संख्या। देखिए, अब उनको पता है कि अभिकर्मक या कोई क्रियाधार जो होता है वही उत्पाद में बदलता है, ठीक है। तो एक इकाई समय में जितने क्रियाधार उत्पाद में बदलेंगे बच्चों, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं अपन? टर्नओवर संख्या कहते हैं। तो एंजाइमों का टर्नओवर संख्या क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। मतलब एंजाइमों की सहायता से क्रियाधार को बहुत ज्यादा उत्पादों में जो है बदला जा सकता है, ठीक है, बहुत जल्दी बदला जा सकता है। तो इसलिए इनका टर्नओवर संख्या या टर्नओवर नंबर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई टर्नओवर नंबर क्या है, टर्नओवर संख्या क्या है, कि इकाई समय में क्रियाधार को उत्पाद में बदलने की क्षमता जो होती है, उनकी संख्या जो होती है बच्चों, कि कितने क्रियाधार को उत्पाद में बदला गया है कि निश्चित समय में, उसी को अपन क्या कहते हैं? टर्नओवर नंबर कहते हैं उस एंजाइम का, ठीक है। एंजाइम तापमान से प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है एंजाइमेटिक गतिविधि कम होती जाती है, ठीक है। एक निश्चित तापमान पर ही जो बच्चों कोई एंजाइम क्या होता है? सर्वाधिक सक्रिय होता है। अगर तापमान को बढ़ा दे तो भी एंजाइम की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। या एंजाइम का प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है, या एंजाइम की सक्रियता कम हो जाएगी। और अगर तापमान क्या हो बच्चों? कम हो, तो भी एंजाइम की सक्रियता क्या होती है? कम होती है, ठीक है। एक निश्चित मान हो तापमान का, वो कितना होता है? लगभग 30 से 40 डिग्री तापमान पर सबसे ज्यादा एंजाइम जो है क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। अधिकतम गतिविधि जो है बच्चों, अगर पीएच की बात करें तो पीएच भी एक जो है इष्टतम मान पर ही जो है, एक जो कोई भी अभिक्रिया जो है बच्चों अपनी एंजाइमों की सर्वाधिक सक्रियता दर्शाती है, ठीक है। और वो क्या होता है बच्चों? वो पीएच का मान होता है 6 से 8 के बीच में, ठीक है। पीएच अगर 6 से 8 के बीच में रहेगी तो एंजाइम क्या होंगे बच्चों? सर्वाधिक सक्रिय होंगे उस अभिक्रिया के। देखिए आगे, क्रियाधार सांद्रता में वृद्धि के साथ एंजाइमों की वेग भी क्या है बच्चों? बढ़ता जाता है और अधिकतम वेग तक पहुंच जाता है। मतलब क्रियाधार की अगर सांद्रता बच्चों अगर बढ़ाते जाए अपन, ठीक है, सबस्ट्रेट की मात्रा अगर बढ़ाते जाए तो जो है जो एंजाइम का या क्रियाधार का बच्चों की अभिक्रिया का वेग जो है वो भी बढ़ता जाएगा और अपने उच्चतम मान Vmax तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस Vmax पर पहुंचने के बाद में अपन सांद्रता कितनी ही बढ़ा दे क्रियाधार की, उसके बाद में जो है बच्चों वो क्या रहता है? स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो है बच्चों किसके गुण थे? ये सारे के सारे अपने एंजाइमों के गुण होते हैं, ठीक है। तो अपन ने एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न दिए हुए थे बच्चों,
वो सारे के सारे अभ्यास प्रश्न अपन ने क्या कर लिए, हल कर लिए। एक बार जो है इन अभ्यास प्रश्नों को पुनः दोहरा लीजिएगा ताकि और ज्यादा अच्छे से अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आने लगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।